नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बहुत प्रमुख और मुख्य विषय हम कह सकते हैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस देश में अब जाति पूछी जाती है, अब सदन में भी पूछी जाती है। क्योंकि जातियां तो पूछी गई, समाज के अंदर मंदिरों में रोके गए शोषित वंचित वर्ग को उनके जाति के नाम से, उपनाम से पुकारा गया, जातिगत भेदभाव होते गए। और जो राजनेताओं ने इसी जाति का सहारा लेकर एक मुद्दा बनाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जब इसके ऊपर चर्चा हुई तो भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर जी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से कहा कि जिन्हें अपनी जाति का खुद पता नहीं, वह जातिगत जनगणना करवाने जा रहे हैं। बहन मायावती जी ने भाजपा और कांग्रेस के बारे में कहा, ये घोर जातिगत जनगणना के विरोधी हैं, यानी घोर विरोधी हैं। जाहिर सी बात है, बसपा हमेशा से कहती आई है, एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ। तो इन्हीं जातिगत जनगणना के विषय को लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। मैं एक छोटी सी मॉडर्न हिस्ट्री का संक्षेप में आपको मैं बता देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने आप को कहते थे कि हम ब्राह्मण से हैं। उनकी पुत्री हुई इंदिरा गांधी तो ब्राह्मण की बेटी हुई। उन्होंने शादी कर लिया फिरोज गांधी से, जो कि पारसी थे। उनसे पुत्र हुआ संजय गांधी, राजीव गांधी, तो वो पारसी के ही पुत्र हुए, राजीव गांधी जी। और राजीव गांधी जी ने इटली में सोनिया गांधी जी से शादी किया। और सोनिया गांधी जी के बारे में जहाँ तक जानकारी है, वह यहूदी समुदाय से ताल्लुक़ रखती है। और उनके पुत्र हुए राहुल गांधी जी। अब आप तय कर लीजिए कि राहुल गांधी जी की जाति क्या है। ऐसे कई बार उन्होंने कहा कि हम दात्रे ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण कहने का मतलब यह भी एक सवाल उठता है कि हमारे समाज में एक सिस्टम है, कोई लड़का जन्म लेता है और उसे ये पूछ दिया जाए कि आप जिसे पिता कह रहे हो, आपको कैसे पता लगा ये आपका पिता है। तो लड़का एक ही बात का जवाब देगा कि मेरी माँ ने बताया है, मेरे परिवार ने बताया है। क्योंकि हर व्यक्ति डीएनए रिपोर्ट लेकर नहीं चलता कि वो किस व्यक्ति का पुत्र है। और जब उससे ये कहा जाता है तुम कौन सी जाति से हो, तो उसका परिवार और समाज ये तय कर देता है कि तुम इस जाति से हो। लेकिन जब हम सोच लेते हैं, एक 2 महीने 1 महीने का शिशु को जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, उसको शेड्यूल कास्ट के घर में रख दिया जाए, और शेड्यूल कास्ट के बच्चे को ब्राह्मण के घर में रख दिया जाए, और 10 साल के बाद पूछा जाए तुम किस जाति से हो, तो क्या जवाब मिलेगा हमारे दर्शक खुद तय कर सकते हैं। और रही बात ये कि जातिगत जनगणना का मुद्दा है गर्म सदन में, लेकिन इसके पीछे आम जनता की राहत की बातें नहीं होती हैं। नीतीश सरकार यानी बिहार सरकार ने 65% आरक्षण किया जातिगत जनगणना के आधार पर। पटना हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सरकार आई सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही माना। प्रश्न यह उठता है कि जिस जातिगत जनगणना के बारे में आप बात कर रहे हैं और फिर उठाते हैं मुद्दा आरक्षण का, तो आरक्षण के पीछे सरकारी नौकरियों का लालच होता है। क्या सरकारी नौकरी है? मूल विषय पर हम आते हैं। अगर जातिगत जनगणना हो भी जाती है तो उससे कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा? क्या बैंकों से सस्ते दर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलेगा, सस्ते ब्याज पर? जो आप ज़मीन देखिए पूरे देश में, सबसे ज़्यादा हिस्सा किसके हक में है? बहुजन समाज के हक में है, उनके पास है, अथवा सर्व समाज के पास है, सवर्णों के पास है? ये एक मूल विषय है। कहाँ प्राइवेट सेक्टर में आजकल वेतन की जगह पैकेज दिया जाता है। क्या बहुजन समाज के युवा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का फायदा ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं? उन्हें धक्के दिया जाता है।
मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो अथवा जो देवघर का श्रावणी मेला हो, अब तो ये भी कर रहे हैं कि जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर उन्होंने कुछ इस टाइप का सिस्टम कर दिया है कि आप शिवलिंग के पास जाकर जल नहीं चढ़ा सकते। आप मंदिर के गेट पे ही पानी डालिए, जल डाल दीजिए और वो शिवलिंग पर चला जाएगा। ये उनका कहना है कि बहुत सारी भीड़ आ जाती है, हम संभाल नहीं पाते हैं खचाखच, और यहाँ पर हताहत होने की जो है संभावना है, तो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमने किया है। मैं तो ये कहूँगा कि 85% SC ST OBC के लोग आते हैं और आप मंदिर में घुसने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए बाहर से ही जल डालने की व्यवस्था आपने किया है। बहुत सारे मंदिरों में है। यानी आपको जल चाहिए, आपको फूल चाहिए, आपको प्रसाद चाहिए, आपको दान चाहिए, लेकिन मंदिर में आप घुसने नहीं देंगे। और ये सारा रोग जो है अब सदन में पहुंच गया है। और देश का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 543 सदस्यों वाली पार्लियामेंट में जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे ये पूछा गया, उनसे कहा गया उनके बारे में कि जिनको अपनी जाति के बारे में नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। उधर बहन मायावती जी ये कहती हैं कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, मंडल कमीशन लाने में बहुजन समाज पार्टी का मुख्य योगदान था। उस वक्त मान्यवर काशीराम नेतृत्व कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी को बनाया था। जाहिर सी बात है 89 में जो है गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकार पर दबाव डालकर जो है मंडल आयोग जो है लाया गया था, मंडल कमीशन लाया गया था। और ओबीसी को 27% जो आरक्षण है वो बसपा के वजह से मिली थी। ये बहन मायावती जी का दावा है। लेकिन मैं आम जनता के साथ हूँ, पिछड़ा वर्ग के साथ हूँ, SC ST OBC की बात करना है। कभी आप गांव में जाकर देखिए, इनके हालात देखिए। जब इनके बच्चों की शादियां होती है, शादी के वक्त तो जातिगत मामले तो आते ही हैं, वहाँ पर दहेज, वहाँ पर बेटियों की शादी में जो खर्चा होता है और वो बेचारे किस तरह से अपना व्यवस्था करते हैं, उनकी हालात क्या है, इस हालात पे डिस्कशन कब होगा? गणना तो हो जाएगी। SC ST OBC का जो जीवन स्तर है, जो सामाजिक स्तर है, उसमें सुधार कैसे होगा, इसके ऊपर चर्चा कब होगी? बैंक वाले अच्छे जो गुड पे मास्टर होते हैं उसको वो लोन देते हैं, सबको नहीं देते हैं। कहा जाता है ना कि बैंक में अगर 1000 करोड़ आपने लोन लिया है तो बैंक को टेंशन है, अगर आपने 1000 रुपये लोन लिया है तो फिर आपको टेंशन है, क्योंकि गरीबों को दबाते हैं बैंक वाले। ट्रैक्टर किसानों की खींची जाती है। जातिगत जनगणना जिस हिसाब से बिहार में हुई, उस हिसाब से क्या पूरे देश में हो सकती है? क्योंकि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण भी किया गया, सामाजिक सर्वेक्षण भी किया गया। केवल ये जाति जाति की बातें करते हैं, उनकी आर्थिक रिपोर्ट के बारे में ये बातें नहीं करते। प्रश्न ये उठता है कि जो हमने सर्वे किया है पूरे देश में SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की, इनके हालात बद से बदतर हैं। रोजगार का व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे लोग सड़कों पर, सड़क के किनारे बैठकर काम करते हैं, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? रोजगार की व्यवस्था है नहीं। इन्होंने चुनिंदा नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की है। प्राइवेट सेक्टर में इनके पास आरक्षण नहीं है। रही बात ये, कुछ हुनरमंद लोग काम करते हैं सड़क के किनारे, तो वो उनके पेशा के हिसाब से भी जाति का नाम रख देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कारपेंटर का पेशा के हिसाब से नामकरण किया गया। जो नाई है वो नाई को पेशा के हिसाब से, मैंने ये भी देखा है कि बिहार में नाई जाति के लोग बाल काटते हैं और दिल्ली में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो बाल काटते हैं। यहाँ तक बड़े बड़े जो शोरूम बने हुए हैं ड्राई क्लीनिंग का,
वो किसी धोबी का नहीं है, किसी अन्य जाति का है। कहा जाता है देश में सबसे बड़ा चमार बाटा और सबसे बड़ा लोहार टाटा, ये कहा जाता था। ये एक परिभाषा होती थी, एक मतलब लोकोक्तियाँ थी, लेकिन क्या ये दोनों उस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं? सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब आप कोई काम करते हैं उस काम के हिसाब से भी जाति का नाम रखा गया है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सरकार के सामने ये बहस का बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो हमारा मानना है ये चुनावी राजनीति बनकर ना रह जाए। अगर जातिगत जनगणना से कुछ निकल कर आता है तो उन जाति के लोगों का आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्तर को देखते हुए उनके रोजगार के बारे में भी सोचना होगा सरकार। और सरकार इस बात की गारंटी दे कि अगर 75% SC ST OBC में लोग आते हैं, माइनॉरिटीज आते हैं, तो इनको उनके हिसाब से रोजगार मुहैया कराएंगे। जिन्हें रोजगार नहीं दे पाएंगे उन्हें ऋण देंगे, बैंकों के ऊपर दबाव बनाएंगे, बैंकों से ये कहेंगे कि इनके जो है राहत दीजिए, ऋण में राहत दीजिए, कुछ आरक्षण आप आर्थिक स्तर पर भी दे दीजिए। केवल नौकरियों का आरक्षण, और नौकरियां आपके पास है नहीं। जातिगत जनगणना करवाते हैं कि नेताओं के फायदे में ज़्यादा होता है, आम जनता के फायदे में कम होता है। बिहार में भी जातिगत जनगणना हुआ, किसी प्रकार का कोई मतलब परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। बस आम जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए ये कह दिया गया कि 65% हमने बढ़ा दिया। पटना हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके ऊपर स्टे लगा दी कि नहीं, पटना हाई कोर्ट का सही है। अब ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये कहेंगे अरे हमने तो कर दिया, अब कोर्ट इसमें रोक लगा देती है तो मैं क्या करूँगा। ये चालाकी नहीं तो और क्या है। रही बात ये, बिहार में 60 साल से ऐसी पार्टी ने राज किया जिन पार्टी का मुखिया का जाति का ही नहीं पता। उसके बाद आरजेडी का शासन आया तो आरजेडी के मुखिया ओबीसी से आते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार का शासन आया, उनके मुखिया भी, नीतीश कुमार भी ओबीसी से ही आते हैं। फिर ब्राह्मण रचित राजनीतिक दल कौन सा है जहां जिसके मुखिया ब्राह्मण हो, अथवा केवल ब्राह्मण ब्राह्मण कह के तमाम लोगों की आंख में धूल झोंका जाता है कि जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। हर मुख्य पद पर ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय समाज हैं। तो फिर ये करवा कौन रहा है? समस्याएं आखिर हैं कहां से? बहन जी ने सही कहा, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों जातिगत जनगणना की घोर विरोधी है, ये कभी होने नहीं देंगे। और बहुजन समाज पार्टी का मिशन रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जाति का नाम लेते ही नहीं थे, वो सीधे कहते थे डिप्रेस क्लास, जो दबाया हुआ क्लास है। अब खोज लीजिए, इसमें गरीब, शोषित, वंचित वर्ग आ जाएंगे, महिलाएं आ जाएंगी, बुजुर्ग आ जाएंगे, विकलांग आ जाएंगे, विधवा आ जाएंगी। ये सारे डिप्रेस क्लास के अंग हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर करके एक हौवा खड़ा किया जाता है और इसी में कई साल निकल जाएंगे। आम जनता बस देखती रह जाएगी। फिर 5 साल आ जाएंगे, चुनाव हो जाएगा। एक कहेगा कि भाई हमने जातिगत जनगणना की मांग की थी, एक कहेगा कि भाई हमने तो आरक्षण भी दे दिया था, हाई कोर्ट ने रोक लगवा दिया। एक कहेगा नहीं, मैं हाई कोर्ट से भी पास करवा लिया था, मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, वहाँ से रोक लग गई। ये टोटल आम जनता की आंख में धूल झोंकने वाली कहानी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जनता का भला होने वाला नहीं है। अगर जनता का भला चाहते हैं तो जितने भी शोषित वंचित क्लास के युवा हैं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था हो, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। गांव में जाइए, गांव का सामाजिक स्तर देखिए, उसमें सुधार कीजिए। केवल पार्लियामेंट में हंगामा करने से कोई फायदा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।